वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन की। वी ऑल नो डेट कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन सेल से डिवीजन के थ्रू हुई और इसी सेल डिवीजन के थ्रू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ है। तो हम इस वीडियो में इन्हीं सेल डिवीजन, सेल साइकिल और उसके इम्पोर्टेंस या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल डिवीजन के बारे में देखेंगे। जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन का बेसिक मीनिंग ये है कि किसी भी पेरेंट सेल से, किसी भी एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाए। जो सेल होगी, जो डॉटर सेल होगी, वो पहले से एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होगी पेरेंट सेल, उसके डिवीजन के थ्रू बनेगी। इसी डिवीजन के थ्रू किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास हो जाता है। अब बात ये आ रही कि जो सेल डिवीजन है वो कब होगा या सेल कब डिवाइड करना चाहेगी, तो उसके पीछे दो रीजन होते हैं। पहला कि सेल में न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक जो रेशियो है वो कैसा है। अगर सेल की ग्रोथ हो गई तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जैसे ही डिस्टर्ब होगा या डिक्रीज होगा, सेल क्या करेगी, सेल क्या करेगी, सेल क्या करेगी, तुरंत डिवाइड कर जाएगी। दूसरा रीजन है सेल के डिवाइड करने का, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो। जैसे ही सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो में डिक्रीज होगा, सेल डिवाइड कर जाएगी। हम जानते हैं कि जो सेल साइकिल है एक सीक्वेंशियल इवेंट है, जिसमें एक एक प्लांट या एनिमल सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। जो पूरी सेल साइकिल होती है वो दो फेज में डिवाइड होती है। पहला है ये इंटरफेज होता है। ये इंटरफेज G1 से लेके और G2 तक यहाँ तक होता है। और दूसरा फेज जो एम फेज होता है या डिवीजन फेज होता है, जो कि प्रोफेज से स्टार्ट होता है और साइटोकाइनेसिस के थ्रू दो सेल में डिवाइड होके एंड हो जाता है। ये जो सेल साइकिल है ये एक एक्टिव प्रोसेस, मींस इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, ये जो सेल साइकिल होगी ये यूनी डायरेक्शनल होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जीवन के बाद एम आ गया या एस के बाद जीवन आ गया। हमेशा ये सीक्वेंस में होगा, G1 S G2 फिर M। और ये इरिवर्सिबल है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जीवन में सेल थी और वो वापस चली जाए एम में, या एस में थी वो वापस चली जाए जीवन में। कभी ऐसा नहीं होगा। ये किसी भी ह्यूमन सेल्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो सेल साइकिल होती है वो अप्रॉक्स 24 आवर्स की होती है। ये 24 आवर्स की जो सेल साइकिल होती है उसमें दो फेजेज आते हैं। एक नॉन डिवाइडिंग फेज होता है जिसको इंटरफेज कहते हैं, ये प्रिपरेटरी फेज होता है और लॉन्गेस्ट फेज होता है। और सेकेंड है डिवीजन फेज जिसको एम फेज कहते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, 1 आवर्स के लिए। जो डिवीजन फेज है ये, इसमें दो प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जिसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस के थ्रू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज फेजेज आती हैं। जबकि साइटोकाइनेसिस के थ्रू सेल का डिवीजन हो जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। अब ये जो साइटोकाइनेसिस है ये एनिमल सेल में अलग तरीके से होती है और प्लांट सेल में अलग तरीके से होती है। हमें पता है जो एनिमल सेल में होता है उसमें सेल्फ रो बन जाता है। जैसे सेल्फ रो बनता है तो बीच से इन्वेजिनेशन होता है। जैसे ही इन्वेजिनेशन होता है सेंट्रीपिटल इसको बोला जाता है, और इसमें एक कंट्रेक्टाइल रिंग बन जाती है। वो कंट्रेक्टाइल जो रिंग होती है वो एक्टिन फिलामेंट की बनी होती है। जबकि प्लांट्स में हमें पता है कि इसमें
इसमें जो है इसकी सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, सेल वॉल पाई जाती है और वो रिजिड होती है। और ये जो सेल वॉल होती है ये प्री प्रोफेज बैंड के थ्रू सेल वॉल के पास में पाई जाती है, जहाँ पे फ्रेगमोप्लास्ट पाया जाता है और वो सेल प्लेट बना देता है जिसके थ्रू साइटोकाइनेसिस होती है। अगर हम इंटरफेज की बात करें, जैसा कि मैंने बताया था कि ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का होता है 23 आवर्स के लिए। ये 3 फेजेज में डिवाइड होता है। पहला है जीवन या गैप वन फेज। जीवन जो है ये गैप होता है बिटवीन एम एंड एस फेज। इसी फेज में प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बहुत सारे ही जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनका डुप्लीकेशन हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और सेंट्रोसोम को छोड़ के। जबकि सेंट्रोसोम का जो डुप्लीकेशन है वो जीवन में स्टार्ट हो जाता है। ग्रोथ जिस इन सब सेल ऑर्गेनेल की वजह से सेल की ग्रोथ भी हो जाती है और जो भी प्रोटीन चाहिए होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वो यहीं पे सिंथेसाइज हो जाती है। दूसरा फेज आता है एस फेज, इसको सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। इसी में डीएनए की सिंथेसिस होती है या रेप्लिकेशन होता है। ये जो गैप होता है बिटवीन जी1 और जी2 के बीच में, यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का। जीवन में सेंट्रोसोम का जो डुप्लीकेशन था वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन एस फेज में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और हमें पता है सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो सेंट्रोसोम होगा वो केवल एनिमल सेल्स में होगा। इसी एस फेज में अगर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, अगर वहाँ पे कोई मिसमैच हो गया है, कोई मिसमैच अगर है, तो वहीं पे एक मिसमैच रिपेयर मशीनरी काम करती है जो कि जो डैमेज हुआ होगा उसको रिपेयर कर देगी। इसके बाद जी टू फेज आता है या इसको गैप टू फेज भी कहते हैं। गैप टू जो होता है ये बिटवीन होता है एस फेज और एम फेज। यहाँ पे बहुत सारे आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डुप्लीकेशन भी यही होता है। हमने अभी देखा था कि सारे सेल ऑर्गेनेल जीवन में बन जा रहे हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जी2 में बन रहे हैं। इसके पीछे का एक रीजन ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स होते हैं ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस का मतलब है कि इनके पास खुद का डीएनए पाया जाता है। तो पहले ये अपने डीएनए की सिंथेसिस करते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं, फिर उस सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होता है। तो जो सारे जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो जीवन में बन जाते हैं, लेकिन डुप्लीकेशन हो जाता है उनका। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है इनका जो डुप्लीकेशन है वो जी2 फेज में होता है। इसी जी टू फेज में जो ट्यूबलिन प्रोटीन है उसकी भी फॉर्मेशन या सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है और सेल की खूब सारी ग्रोथ हो जाती है। हम अगर इसी जी1 एस और जी2 फेज को इस डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जीवन में एक ये डीएनए, डीएनए को क्रोमोसोम भी बोला जाता है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जीवन में ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। जैसे ही ये एस स्टेज में जाएगा, क्या होना है, डीएनए का रेप्लिकेशन होना है। डीएनए का रेप्लिकेशन होने के लिए इसको ओपन होना पड़ेगा। ये जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है। ये ये एक ये जा रहा है, एक दूसरा ये जा रहा है, इसकी ये सिंथेसिस हो रही डॉटर स्ट्रैंड की। तो ये क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन होता जा रहा है। ये जो दोनों बन रहे हैं ये क्रोमैटिड्स हैं। एक क्रोमोसोम होता है उसमें 2 क्रोमैटिड्स होती हैं। और एस फेज में क्या हो गया, सिंथेसिस हो गया। सिंथेसिस के बाद जो क्रोमेटिड्स हैं वो जी2 फेज में आधी एक सेल में हो जाती है, और एक का जो रेप्लिकेशन होता है वो एक सेल में हो जाता है, दूसरे का रेप्लिकेशन दूसरे सेल में हो जाता है। और जब एम फेज आती है तो इसी एक पेरेंटल क्रोमोसोम से क्या देख रहे हैं आप, 2 डॉटर क्रोमोसोम बन जा रहे हैं। तो ये कैसे आखिर एक पेरेंटल क्रोमोसोम 2 डॉटर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, इस डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोट में जो सेल की डिवीजन करने का जो तरीका है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है,
ये बाइनरी फिजन से क्या होता है, दो आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का डिवीजन इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो किस टिश्यू ऑर्गन में हो रही है। अगर वो सोमैटिक सेल्स में हो रही हैं तो हम उनको माइटोसिस बोलते हैं, अगर रिप्रोडक्टिव या जर्म सेल्स में हो रही हैं तो उनको हम मियोसिस बोलते हैं। जो माइटोसिस है ये सोमैटिक सेल्स में ही पाया जाता है, लेकिन जब हमारी जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं जिनमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis होता है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन फेज है, मतलब जो ग्रोथ की फेज होती है जब वो मल्टीप्लिकेशन करता है, तो वहाँ पे भी माइटोसिस ही देखी गई है। और माइटोसिस के थ्रू एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होती हैं, जबकि मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव या जर्म सेल्स में होती है। ये केवल और केवल डिप्लॉयड सेल में होगी, मियोसिस हमेशा केवल और केवल डिप्लॉयड सेल में होती है। केवल जो हनी बी का जो ड्रोन होता है, जो मेल होता है, वो कि हेप्लॉयड होता है, तो वहाँ पे जो मियोसिस होती है वो हेप्लॉयड होती है। बाकी सारी सेल्स में जो भी हमारी बॉडी की सेल्स हैं, वो जो भी जर्म सेल्स हैं, वहाँ पे अगर मियोसिस हो रही है तो वो डिप्लॉयड सेल होंगी। और मियोसिस के थ्रू एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती। हम बात करें इम्पोर्टेंस की सेल डिवीजन की, तो सबसे पहली बात, जब मियोसिस होती है तो रिकॉम्बिनेशन होता है, जो जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है वो इसके द्वारा फैसिलिटेट होता है सेल डिवीजन के थ्रू। और जो अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा हुआ था कि जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो मेंटेन रहता है, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो मेंटेन रहता है। सेल डिवीजन इसलिए भी जरूरी है ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म की कॉन्टिन्यूटी जो है उस इस अर्थ पे यूनिवर्स में वो बची रहे। और इसलिए भी जरूरी होता है ताकि जो डीएनए की जो ओवरलोडिंग है वो ना हो पाए। एक सेल में अगर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है तो वो अगली सेल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बराबर से, इसलिए भी सेल डिवीजन की इम्पोर्टेंस है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की हम बात करें सेल साइकिल के बारे में अगर, तो जो अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल होती हैं, मतलब जब जायगोट बनता है, जायगोट के बाद मोरुला ब्लास्टुला जब बनता है, तो उस फेज में देखा गया है कि जो अर्ली एम्ब्रियोनिक या जो क्लीवेज है, जो मोरुला है या ब्लास्टुला है, उसकी जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही रैपिडली डिवाइड करती हैं, और जिसके कारण उसमें G1 और G2 जो फेज है वो एब्सेंट हो जाती है। उसमें केवल और केवल S और M फेज पाई जाती है किसी भी एम्ब्रियोनिक सेल में। अर्ली एम्ब्रियो अगर उसमें डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके सेल साइकिल में केवल एस और एम फेज ही पाई जाएगी। कुछ सेल, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल हैं जैसे नर्व सेल है, मसल सेल्स हैं और मेच्योर आरबीसी है, इन सब में भी डिवीजन की जो एबिलिटी है वो नहीं पाई जाती। तो ये जो जो भी सेल्स होती हैं जो स्पेशलाइज्ड सेल हैं, ये G0 स्टेज में ही बनी रहती हैं। कुछ सेल हैं जैसे स्पर्मेटोगोनियम, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, ये बहुत ही प्रोलिफरेटिव सेल होती है, मतलब हमेशा ही ये डिवीजन किया करती हैं, अपना डिवीजन किया करती हैं। कुछ टाइप की सेल्स होती हैं जैसे हिपेटोसाइट जो कि लीवर की सेल है, लिम्फोसाइट जो कि एक ब्लड सेल है, ये नॉर्मली डिवाइड नहीं करती, बट अगर कोई स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर है या स्पेसिफिक स्टिमुलस है उसकी प्रेजेंस में ये डिवीजन कर देती है। जो कैंसरस सेल होती हैं वो G2 स्टेज को बाईपास कर देती हैं। कभी भी आप देखोगे जो कैंसर सेल होंगे उसमें G2 स्टेज नहीं पाई जाएगी। उसमें क्या होगा, एस फेज होगी और डायरेक्ट एम फेज होगी। एस में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और एम में डिवीजन होगा, क्योंकि जो कैंसरस सेल होती है वो अनकंट्रोल डिवीजन करती है, तो उसमें G2 पे वो टाइम अपना वेस्ट नहीं करती, वो एस से सीधा एम फेज में चली जाती है। Thanks for watching and stay tuned for the next video. In next video, we will discuss about mitosis. If you like the video, please share it with your friends. Thank you.